तो स्टूडेंट्स आइए आज क्लास 12 का इंग्लिश का जो है यूपी बोर्ड इंग्लिश का 316 जे ये सेट को हल करते हैं। इसके पहले हम ई उसको हम हल करा चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी आप देख लीजिएगा। कोई भी आपका सेट हो आप बिल्कुल कमेंट करिए, उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। देखते हैं हम। ये नया पाठ्यक्रम पर आधारित है। 15 मिनट पढ़ने के लिए दिए गए थे आपके। देखिए सभी क्वेश्चन कंपल्सरी सबके सामने उसके नंबर दिए गए हैं। सबके सामने आगे ईच क्वेश्चन के प्रश्न, ये क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है, उसका उत्तर देना। अब देखिए पहला सेक्शन रीडिंग से आया है, मतलब अनसीन पैसेज आया है। तो सब मैं बताऊंगा, एक तरफ से पूरा बताऊंगा, इसलिए आप ध्यान से पूरे लास्ट तक बने रहें और आप अपना मिला लीजिए कितना सही है। अगर आप 11 में हैं तो आगे के लिए आप जान लीजिए कैसे आपको पेपर आएगा। इसके अलावा आप किसी भी दूसरे क्लास में भी हैं, अगर कोई तैयारी करना है इंग्लिश के, तो ग्रामर आपके लिए बेनिफिशियल होगा, इसलिए आप इस वीडियो को जरूर देखें। देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर मैं बता रहा हूँ। व्हाट रिलीजियस ग्रुप्स इनहेबिटेड अफगानिस्तान बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम। एडवेंट मतलब था आगमन, अराइवल। एक क्वेश्चन ऐसे पूछा है अराइवल और कमिंग का क्या मतलब, तो पैराग्राफ में आपको एडवेंट मिल जाएगा। तो इस्लाम के आगमन से पहले अफगानिस्तान में कौन से धार्मिक ग्रुप रहता था। इनहेबिटेड माने रहना, निवास करना। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। तो आपको पढ़ेंगे जब ना, तो इन्हें धार्मिक ग्रुप्स तो आपको मिल जाएगा। पढ़ेंगे तो यहाँ शुरुआत में आपको मिलेगा। देखिए यहाँ से दिया गया है द ओल्ड तुर्किश एंड अदर रेसेस हु इनहेबिटेड अफगानिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया बिफोर द एडवेंट ऑफ, ठीक है, इस्लाम वर लार्जली बुद्धिस्ट। ठीक है, करें कि इस्लाम के आगमन से पहले सेंट्रल एशिया में, मतलब मध्य भारत में के भागों में लार्जली बुद्धिस्ट, अधिकांश मात्रा में बुद्धिस्ट लोग रहते थे। तो मिल गया ना आंसर, कौन रहते थे आपको बता देना है, बुद्धिस्ट। ठीक है, तो व्हाट रिलीजियस ग्रुप्स की जगह बुद्धिस्ट लिख देना, इनहेबिटेड से पूरा जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा। लोग यहाँ से भी लिख दिए बुद्धिस्ट लिख दिए हैं, तो उनका करेक्ट एकदम हो जाएगा। इस तरह से आपको सिंपली क्या कर देना है, व्हाट रिलीजियस ग्रुप्स की जगह जो है द बुद्धिस्ट लिख देना, बुद्ध धर्म के मानने वाले लोग। ठीक है, उसके बाद इनहेबिटेड अफगानिस्तान से लेकर इस्लाम तक लेकर फुल स्टॉप कर देना है। ठीक है, या बुद्धिस्ट रिलीजियस ग्रुप्स लिख दिए हैं तो भी गलत नहीं माना जाएगा, पूरा लास्ट तक आपको लिखना है कौन सा धार्मिक संप्रदाय, तो बुद्धिस्ट। चलिए अब यहाँ देखिए दिया गया है दूसरा क्वेश्चन जो है, व्हाट इज मीन बाय द फ्रेज पीरियड ऑफ एपिक्स। एपिक्स का युग, पीरियड माने युग या समय, तो एपिक्स मतलब एपिक लिखने का युग, उसके समय, एपिक्स का समय। तो इस फ्रेज के द्वारा आप क्या समझते हैं, तो आपको पैसेज पढ़ेंगे, पैसेज में आया है। देखिए यहाँ आया है, इसका मतलब पूछ लिया है, क्या आया है देखते हैं। इस्लाम के बाद देखिए अर्लियर स्टिल, इससे भी पहले ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ एपिक्स, एपिक्स के समय हिंदूज माने हिंदू धर्म के लोग थे। तो इसी में से आपको क्वेश्चन बनाना है, इसमें से आपको मिलेगा नहीं। ये आपके अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जा रहा है, वर्ड पावर को, समझ को, कि मतलब करें कि इस बुद्ध धर्म को मानने वाले थे, और इससे भी पहले जो है महाकाव्य के युग के दौरान हिंदू धर्म को मानने वाले थे। तो कहने का मतलब ये है कि एपिक्स का युग, पीरियड ऑफ एपिक्स का मतलब बताना, तो आपको ये बताना कि पीरियड ऑफ एपिक्स का मतलब क्या बता देना कि द पीरियड ऑफ एपिक्स मीन्स व्हेन ग्रेट एपिक्स वर रिटन इन हिंदू रिलीजन, हिंदू धर्म के जो महान एपिक लिखे गए थे, लाइक महाभारत एंड रामायण, ये चीज़ है। तो पीरियड ऑफ एपिक्स मतलब आपको बताना कि पीरियड ऑफ एपिक्स मीन्स ए पीरियड व्हेन ग्रेट एपिक्स, ठीक है, वर रिटन लाइक रामायण, लाइक द रामायण, ठीक है, एंड महाभारत, आपको ये लिख देना, रामायण एंड महाभारत, एंड द महाभारत, ये लिखना है। ठीक है, इस तरह से आई होप आप समझ गए होंगे। महाकाव्य का युग का मतलब, जैसे हिंदू धर्म में जब दो महान महाकाव्य लिखे गए, उस समय को महाकाव्य का युग कहा गया था। ठीक है, मतलब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, आप अपने हिसाब से जैसे भी लिखेंगे, मतलब आप कह सकते हो पीरियड ऑफ एपिक्स मतलब पीरियड ऑफ एंशियंट टाइम्स व्हेन एपिक्स वर रिटन लाइक द महाभारत एंड द रामायण, ये होगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट वाज टैक्सला फेमस फॉर। टैक्सला मतलब तक्षशिला, तक्षशिला विश्वविद्यालय जो था वो किस लिए फेमस था। तो आपको इसको पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, अपने जो है यूनिवर्सिटी के लिए फेमस था। देखिए इसका आंसर बता रहे हैं, टैक्सला वाज फेमस फॉर, इतना आपको प्रश्न से लिख देना था, उसके बाद आंसर कहाँ से देखना तो बता। हाँ, टैक्सला वाज फेमस फॉर, उसके बाद आपको बता देना था इट्स ग्रेट यूनिवर्सिटी। ठीक है, अपने ठीक इट्स अपने मन से लगा देना अपने ग्रेट यूनिवर्सिटी, या डायरेक्ट भी बता सकते ग्रेट यूनिवर्सिटी, महान यूनिवर्सिटी के लिए फेमस था, अपनी महान यूनिवर्सिटी के लिए फेमस था। तक्षशिला विश्वविद्यालय था जिसमें बहुत सारे दूर दूर के लोग आते थे पढ़ने के लिए। तो क्या आप इतना भी लिख सकते हैं ग्रेट यूनिवर्सिटी
फॉर इट्स ग्रेट यूनिवर्सिटी, तब भी आपका आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। नहीं तो आप पूरा इसका वाक्य को लिख दिए होंगे तो और भी बेटर ही रहेगा। तो फॉर इट्स ग्रेट यूनिवर्सिटी, उसके बाद जो है विच वाज एट द हाइट ऑफ इट्स फेम 2000 ईयर्स को, जो 2000 साल पहले अपनी प्रसिद्धि की चरम सीमा पर था, अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एज वेल एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, जो भारत के जो है अलग अलग हिस्सों के लोग विद्यार्थियों को आकर्षित करता था। मतलब क्यों आके यहाँ पढ़ें, एज वेल एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया, और एशिया के भिन्न भिन्न भागों के लोगों को भी आकर्षित कर रहा था, इसलिए टैक्सला क्या था, फेमस था। यही आपका इसका मेन आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। टैक्सला के बारे में बता देना किस लिए फेमस था। वहाँ यूनिवर्सिटी के लिए, बड़े विद्यालय के लिए, और लोग को जो विद्यार्थियों को आकर्षित कर रहा था एशिया के भी भिन्न भिन्न भाग के लोगों को, ठीक है, पूरे एशिया के। तो इस सब इस तरह से फेमस था। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट हैज बीन, क्या रहा है, ठीक है, कॉमन सामान्य टू द पीपल ऑफ अफगानिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के भागों में क्या बात कॉमन रही है, डिस्पाइट देयर डिफरेंट रिलीजन्स, उनके अलग अलग धर्म के बावजूद भी, तो क्या चीज़ रहे। तो आप इसको पहले पैराग्राफ पढ़िए तो समझ में आ जाएगा। देखिए जो डी वाला क्वेश्चन आपका पूछा है कि मतलब कि क्या कॉमन रहा है अफगानिस्तान के लोगों में और मध्य एशिया के भारत लोगों में, मध्य एशिया के भागों के लोगों में, उनके धर्म के बावजूद भी। तो इसमें देखिए आप यहाँ लास्ट में पढ़ेंगे, यहाँ से आपको इसका आंसर देना था। चेंज ऑफ रिलीजन में डिफरेंस, धर्म के परिवर्तन ने अंतर तो डाला, बट कुड नॉट चेंज इंटायरली द मेंटल बैकग्राउंड्स, लेकिन कुड नॉट चेंज इंटायरली, पूरी तरह से नहीं बदल सका मेंटल बैकग्राउंड्स, मानसिक पृष्ठभूमि को, विच द पीपुल ऑफ दोज एरिया हैड डेवलप्ड, जो क्षेत्र के लोगों ने विकसित कर लिया था। ठीक है, कहना कि धर्म के परिवर्तन ने अंतर तो डाला, लेकिन उस मानसिक पृष्ठभूमि को पूरी तरह से नहीं बदल सका जो उस क्षेत्र के लोगों में विकसित हो गया था। कि मतलब भारतीय होने की भावना उनमें विकसित हो गई थी, मतलब धर्म एकता की भावना विकसित हो गई, ये सब बातें हैं आपको। तो चलिए आप इसका आंसर कैसे लिखना है आपको बता दें। आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है प्रश्न से, क्योंकि ये वैसे भी बड़ा आंसर हो जाएगा। आप डायरेक्टली बता दो क्या नहीं बदल सका, तो चेंज ऑफ रिलीजन से पूरा लिखते चले जाओ, डेवलप तक पूरा आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में आप थोड़ा सा लिख सकते हो इट हैज़ बीन कॉमन, ठीक है, यही जो है हैज़ बीन कॉमन, सामान्य रहा है, बस बात खत्म। ठीक है, नहीं तो आप इतना भी लिख दियोगे तब भी आपको नंबर मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अराइवल और कमिंग, ठीक है, किस शब्द का मतलब अराइवल और कमिंग है। तो आप इसको पढ़ते चले जाएंगे तो एडवेंट एक शब्द आया, एडवेंट माने होता है कमिंग, अराइवल, अराइवल और कमिंग, अभी पढ़े थे बताए थे। देखिए एडवेंट आपको कहाँ मिल जाएगा, आपको शुरुआत से ही पढ़ेंगे तो तीसरी लाइन में ही मिल जाएगा। तो अराइवल और कमिंग मीन्स एडवेंट, एडवेंट मीन्स आगमन होता है, अराइवल मीन्स आगमन, कमिंग मीन्स आगमन, तो एडवेंट इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, व्हाट आर मीन्ट बाय मोनूमेंट्स एंड मोनिस्ट्रीज, मोनूमेंट्स और मोनिस्ट्रीज का क्या मतलब है। इसको आपको हिंदी में नहीं लिखना है, इंग्लिश में इसका सिनोनिम्स के तौर पे, मतलब इसका ग्रुप ऑफ वर्ड्स के रूप में लिखना है। ठीक है, ये एक वन वर्ड है, एक शब्द है मोनूमेंट्स, स्मारक, मोनिस्ट्रीज माने मठ, तो इसका क्या मतलब है। तो चलिए बता दे रहे हैं, इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो पहली बात तो मोनूमेंट्स लिखेंगे, मोनूमेंट्स किसको कहते हैं, पहले आप लिख देना मोनूमेंट्स, डैश करके लिख देना, या मीन्स कह देना, मोनूमेंट्स मीन्स आप लिखिए ए बिल्डिंग, BUILDING, ए बिल्डिंग, ठीक है, ETC, मेड, एक बिल्डिंग इत्यादि, मेड जो बनी हो, इन मेमोरी, इन मेमोरी ऑफ सम पर्सन, किसी व्यक्ति की, ठीक है, और टू कॉमेमोरेट, कॉमेमोरेट माने यादगार के लिए, याद करने, ठीक है, याद करने के लिए, हिस्टोरिकल इवेंट, हिस्टोरिकल इवेंट, ये इसका आंसर होगा। ए बिल्डिंग ETC मेड इन मेमोरी ऑफ सम पर्सन आर टू कॉमेमोरेट, ठीक है, COMMEMORAT, हिस्टोरिकल इवेंट, ठीक है, ये इसका मतलब इसका मीनिंग है। नहीं तो आप सिंपली भी कह सकते हैं कि ए बिल्डिंग मेड इन मेमोरी ऑफ सम पर्सन और हिस्टोरिकल इवेंट, ऐसे भी कह सकते हो, किसी व्यक्ति या ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाई गई कोई इमारत, उसी को हम कहते हैं मोनूमेंट्स। तो हिंदी में इसको कहते हैं ऐतिहासिक महत्व की पुरानी इमारतें, ठीक है, एक शब्द कहते हैं ऐतिहासिक महत्व की पुरानी इमारतें, ओल्ड बिल्डिंग्स ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। अब इस तरह से भी लिखे होंगे तब भी चल जाएगा। ठीक है, मोनेस्ट्रीज, मोनेस्ट्रीज माने होता है मठ होता है, मठ मतलब जैसे बुद्धकालीन जो मठ होता है ना, उसी को मोनेस्ट्रीज कहते हैं, जहाँ बौद्ध धर्म के जो है लग रहते हैं, मंक्स लोग रहते हैं, सन्यासी लोग रहते हैं वहाँ। तो इसका मतलब होता है ए प्लेस फॉर मंक्स, ठीक है, एंड प्रीस्ट
ऑफ द बुद्धिस्ट डेज, ऐसा लिख देना। मोनेस्ट्रीज मतलब ए प्लेस, प्लेस माने होता है स्थान, या हॉस्टल्स भी लिख सकते हैं, HOSTELS, ठीक है। तो ए प्लेस और हॉस्टल्स फॉर मंक्स, ठीक है, जहाँ पर मंक्स लोग रहते हैं, भिक्षुक लोग रहते हैं, बौद्ध धर्म के लोग, ठीक है। एंड प्रीस्ट, PRIESTS, ए प्लेस फॉर मंक्स एंड प्रीस्ट्स, PRIESTS, प्रीस्ट माने पुजारी लोग होते हैं, ब्राह्मण लोग होते हैं, ऑफ द बुद्धिस्ट, ठीक है, ऑफ द बुद्धिस्ट डेज, BUDDIST, बुद्धिस्ट डेज। किताब में बुद्धिस्ट का वर्णन भी किया गया ना, तो उससे रिलेटेड वर्ड है। प्लेस फॉर मंक्स एंड प्रीस्ट ऑफ द बुद्धिस्ट डेज, ठीक है। बुद्धिस्ट डेज मतलब बुद्ध काल के समय के, बुद्ध के दिनों के समय में जो साधु या ब्राह्मण रहते थे उनके रहने का स्थान, ठीक है। तो प्लेस फॉर, अगर आप सिंपली प्लेस फॉर मंक्स भी कर रहे हैं, मंक्स अनप्लेस्ड या मंक्स या प्रीस्ट में से एक भी लिख दें तब भी आपका सही हो जाएगा, प्लेस फॉर मंक्स, या ए प्लेस वेयर मंक्स लिव, यह भी चल जाएगा। एक ऐसा स्थान जहाँ पर मंक्स रहते हैं उसको मोनेस्ट्रीज कहते हैं, ठीक है, या प्रीस्ट रहते हैं। तो इस तरह से किसी भी तरीके से आप लिखेंगे तो आपका सही आंसर मान लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम दोनों को बता दिए। अब सिनोनिम्स ऑफ इंटायरली बता दे रहे हैं। इंटायरली माने पूरी तरह से इसका क्या सिनोनिम्स होता है, तो इसमें पैसेज से नहीं बताना कि पैसेज से बताइए इसका क्या मीनिंग, आपको अपने मन से बताना है। तो इंटायरली का मतलब आप कंप्लीटली अगर लिखेंगे तब भी आपका सही हो जाएगा, कंप्लीटली हो जाएगा। अगर टोटली लिखे हैं, TOTALLY, तब भी आपका सही है। एब्सोल्युटली लिखे होंगे, ABSOU, एब्सोल्युटली ABSOLUTLY, तब भी आपका सही हो जाएगा। इस तरह से पूरी तरह से अंग्रेजी का कोई भी आप लिखे होंगे आपका सही हो जाएगा। देखिए सेक्शन बी में आपका जो है निबंध आया है और लेटर आया है। तो निबंध में 100 से 150 वर्ड में आपको लिखना था टेररिज्म माने होता है आतंकवाद, होता है ए थ्रेट टू मैनकाइंड, ए थ्रेट टू मैनकाइंड मानव जात के लिए खतरा, आतंकवाद मानव जात के लिए खतरा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध पहले भी बताया गया था। तो ये बिल्कुल आपको फंसा, आतंकवाद के बारे में आप आराम से लिख सकते हैं। तो आई होप आप किए होंगे, एक्सीलेंट में भी था। आगे देखिए, हाउ टू प्रिजर्व आवर कल्चरल हेरिटेज, अपनी सांस्कृतिक धरोहर को कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं, मतलब बनाए रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। हेरिटेज माना होता है धरोहर या विरासत, कल्चर मीन्स संस्कृति। अपनी सांस्कृतिक विरासत को या सांस्कृतिक धरोहर कैसे बनाए रख सकते हैं, अपने कल्चर को बनाए रखने के लिए इसमें लिखना था। और हाउ टू लिव ए लॉन्ग हेल्थी लाइफ, कैसे एक लंबा स्वस्थ जीवन हम कैसे जी सकते हैं, तो इसको भी आप आराम से लिख सकते हो। बाबा रामदेव का योगा देखिए बहुत बताते हैं कैसे जी सकते हैं आप, योग वगैरह का एग्जाम्पल दे सकते हैं अपने डाइट को मेंटेन करके योग के द्वारा, ठीक है, और अपनी जीवन शैली को सुधार करके। इस तरह से आप बिल्कुल लिख सकते हो, जिसमें से सेम टू सेम आपको एक्सीलेंट से मिला है पहला, बाकी ये दोनों भी उसी से रिलेटेड हैं। योगा के बारे में भी काफ़ी जगह आपको दिया गया है, और सांस्कृतिक विरासत के बारे में भी लिखते, तो एक ही लिखना था। तो आप आई होप आप कर ले होंगे उसको, नहीं कर पाएंगे तो आप बता सकते हैं, जिसके बारे में वीडियो मिल सकती है आपको। राइट लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, अपने ज़िले के जिलाधिकारी को आपको लेटर लिखना है, हिम और हर, ठीक है, वो लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं जो भी आपके जिलाधिकारी उनको लिखना है। टू टैकल, टैकल मतलब सुलझाना, ग्रिम माने भयंकर, फ्लड सिचुएशन माने बाढ़ की स्थिति इन योर सिटी, आप सिटी में रह रहे हो तो सिटी बताइए, टाउन बताइए या विलेज, कुछ भी बता दीजिए आप। तो मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पत्र लिखना, उनसे यह कहना कि आपके क्षेत्र में यानी शहर कस्बा या गाँव जो जहाँ भी रहे आप बता दीजिए कि इसमें बाढ़ की भयंकर स्थिति आ गई है। फ्लड माने बाढ़ की भयंकर स्थिति आ गई है, उसको टैकल मतलब सुलझाएं। तो मतलब बाढ़ से राहत के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आपको लिखना है। तो आप इसको आराम से आई होप लिख दिए होंगे कि बता दीजिए कि आप अपना एक लोकेलिटी बताइए, इस स्थान पर आ रहा हूँ, यहाँ पर बाढ़ की स्थिति आ गई है, ठीक है, तो उसको जो है स्थिति से राहत दिलवाने का जो है कार्य करें, इसके बारे में लिखना था। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका देखिए लेटर जो आया है इसके अलावा, बाढ़ के अलावा तो दूसरे के बारे में आर करके दिया था। तो वो दूसरा है, राइट लेटर टू योर यंगर ब्रदर, अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखो, सिस्टर, भाई या सिस्टर, बहन यानी कि भाई या बहन किसी को भी लिखो, टेलिंग हिम आर हर, उसे बताओ, ठीक है, भाई को लिखे हो तो हिम करो, नहीं तो हर, उसे बताओ द यूजेज एंड एब्यूजेज ऑफ सेल फोन्स, मोबाइल फ़ोन के यूजेज माने उपयोग, एब्यूज माने दुरुपयोग। तो ये भी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन था, इसको भी हम बताए थे आपको, आप लोगों को जो है पहले से कि मोबाइल फ़ोन पर बिल्कुल आ सकता है, निबंध भी आ सकता है। तो जब निबंध आप तैयार करेंगे तो उसकी उसी से रिलेटेड लेटर भी आप तैयार कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना, इसके बारे में आपको खुद बता सकते हो, अपने भाई को या बहन को बता दीजिए कि इसका कितना दुरुपयोग है, कितना इसका उपयोग है। मतलब इसकी मोबाइल फ़ोन की अच्छाई या बुराई को बताना, दोनों बताना है। पढ़ने लिखने के लिए ये अच्छा है, ठीक है, और इधर उधर की बातें करने के लिए, फालतू वीडियो देखने के लिए, व्हाट्सएप
ठीक है, और कॉमेडी वगैरह ये सब अपने समय बर्बाद करने के लिए कर रहे हैं तो बेकार है। तो इस तरह से दोनों पहलुओं पे आपको बताना है, अच्छा भी है बुरा भी है। तो उसके लेकिन ध्यान ये देना है कि अपना नाम जो है एक्चुअल नेम, वास्तविक नाम अपना नहीं बताना और एड्रेस भी नहीं बताना है। ठीक है, दूसरा एड्रेस बता सकते हो लेकिन अपना एड्रेस, रियल नेम और एड्रेस नहीं बताना था। ये सब आपको पता होगा, आई होप सही किए होंगे। अगला है करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि नाम, रोल नंबर, एड्रेस ये सब पहले से बता दिया कि अपना नहीं, अगर दिया रहता तो डाला जाता, नहीं नहीं। अब इसमें होता क्या है कि ग्रामर पे चले देखते हैं। ग्रामर में जो है आपका जो है सेक्शन सी है, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। तो पहले 5 क्वेश्चन जो है आपके 10 नंबर के रहते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में। इसमें फटाफट इसका आंसर हम देख ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन करें, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड। करेक्ट में सुधारना, जिसे सुधारा ना जा सके उसको हम क्या कहते हैं। तो तो इसमें जिसे सुधारना, जैसे आप एक्सीलेंट पढ़े होंगे तो आपके पढ़ाया भी गया था, इनकॉरिजिबल होता है। इसके पहले मैं अंसाल भी हल कराया हूँ, उसमें भी बताया था। इनकॉरिजिबल माने होता है जिसे ना सुधारा जा सके। ठीक है, तो करेक्ट से कोनो मतलब नहीं है, इनकरेक्टेबल ये सब कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं। करेक्ट से रिलेटेड कोई नहीं होगा। कारेज माने होता है करेक्ट करना, सुधारना, ये स्टैंडर्ड लेवल का वर्ड है, इसलिए इनकरेजिबल होगा। अगर वही दिया होता दैट कैन बी करेक्टेड, जिसे सुधारा जा सकता, तब इन हटा देते, कॉरेजिबल सही हो जाता। तो आप, लेकिन आपका आंसर जो है नहीं सुधार सकते, 4th वाला। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ये फ्रेज ए बोन ऑफ कंटेंशन, एक ऐसा फ्रेज शब्द समूह है, बोन ऑफ कंटेंशन माने झगड़े की जड़। तो इसका क्या होगा, तो आप एक्सीलेंट में पढ़े थे, काज ऑफ क्वेरल दिया था ना, तो काज का मतलब रीजन भी होता है, कारण होता है, तो रीजन ऑफ क्वेरल हो जाएगा, तीसरा वाला हो जाएगा। बाकी सब कंफ्यूज करने के लिए। बेन का सिनोनिम्स बताना है। सिनोनिम्स बेन में अभिशाप होता है, तो कर्स माने भी अभिशाप होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है आपका, ऑलवेज स्पीक ए ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलो। तो इसमें आपको बताना था गलती क्या है। विच वर्ड इन द सेंटेंस हैज एन एरर। तो आपको पता है स्पीक के साथ ए नहीं लगता है, दा लगता है। ये भी आपको बताया गया था पहले ही। टेल के साथ ए लगता है, टेल ए ला ए, लेकिन स्पीक द ट्रूथ होता है। सत्य बोलने के लिए द लगेगा, झूठ बोलने के लिए टेल के साथ ए लगेगा, स्पीक के साथ द लगता है। तो आपको गलती क्या है, ए नहीं रहेगा, ए की जगह क्या होना चाहिए, द रहेगा। इसलिए ऑप्शन जहाँ ए दिया है वही आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए गलत है। अगला एंटोनिम्स ऑफ एंशिएंट। एंशिएंट माने प्राचीन, तो विलोम बताना है तो आप मॉडर्न कर दीजिए, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इनडायरेक्ट करने के लिए दिया है, एनीवन, कोई एक ही करना है, लेकिन फिलहाल हम दोनों बता दें। ही सेड टू मी आई शैल हेल्प यू, उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तो सीधी सी बात है, ये असर्टिव सेंटेंस है, तो ये सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। सेड टू का टोल्ड कर दिया, ही टोल्ड मी, दैट लगा के आई का जो है ही के अनुसार हो जाएगा ही, और बिल का हो जाएगा, ही के साथ बिल लगता है इसलिए यहाँ शैल का वुड हो जाएगा। हेल्प, अब एक बात है और ध्यान देना, यू का जो है हो जाएगा मी के अनुसार मी, तो हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी। अगला भी देख लेते हैं, ही सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी। तो सेड टू का आप यहाँ प्लीज़ के नाते रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। रिक्वेस्टेड में प्लीज़ हट जाता है, रिक्वेस्ट आ जाता तो टू लग जाएगा। ये रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प, अब मी का जो है ही के अनुसार ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। चलिए आगे देखते हैं। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टर, जोड़ना है, कंबाइन में से जोड़ो, सिंथेसिस करना है। अब जैसा दिया गया है, डायरेक्टर निर्देश दिया गया, ही इज़ वेरी फैट ही कैन नॉट रन फास्ट, वो बहुत मोटा है, वह तेज दौड़ नहीं सकता। सिंपल सेंटेंस बनाना, तो सिंपल सेंटेंस अगर होता है ना, तो बेरी हटा के टी डबल ओ करते हैं, ही इज़ टू फैट हो जाएगा, ही कैन नॉट हटा के टू से जोड़ देंगे, टू फैट टू रन फास्ट, क्योंकि पहले में बेरी है, दूसरे में कैन नॉट एक नॉट असमर्थता प्रकट होती है, तो टू डबल ओ प्लस टू से बनाते हैं। ही इज़ टू फैट टू रन फास्ट, इसका अर्थ भी वही है, वो इतना मोटा है कि दौड़ नहीं सकता। तो अगला है, सी इज रिच सी इज नॉट हैप्पी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, वह अमीर है वह खुश नहीं है। तो इसमें विरोध विरोध बता रहा है, तो आल्दो से बनेगा कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, ALTHOUGH, आल्दो सी इज रिच कामा सी इज नॉट हैप्पी, यद्यपि वह अमीर है फिर भी वह खुश नहीं है। लेकिन अगर आप कामा की जगह आप YET लिख दिए तब भी सही है। ठीक है, या कॉमा और एट दोनों लिख दिए तब भी सही है। आगे अगला आपको करना, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, बदलना है किसी एक को जैसा निर्देश दिया गया है। तो पहला है, दे विल क्लोज ऑल द शॉप्स, वे सभी दुकानों को क्या करेंगे, बंद कर देंगे। तो पैसे वैसे बनाना है, तो हो जाएगा ऑल द शॉप्स विल बी क्लोज्ड बाय देम। ऑल द शॉप्स पहले लिख देंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद बिल के साथ भी लगा देंगे, बिल बी क्लोज का थर्ड फॉर्म क्लोज्ड बाय देम, ऑल द शॉप्स। ठीक है,
विल बी क्लोज्ड बाय देखा देम हो जाएगा। अगला है पॉवर्टी इज रियली ए कर्स, गरीबी वास्तव में क्या है, एक अभिशाप होती है। तो इसमें आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने का सबसे बेस्ट मेथड इसका है, आप इसमें एलास लगा दीजिए शुरुआत में, एलास अफसोस की बात है, पॉवर्टी इज रियली ए कर्स, बस आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसका शुद्ध सेंटेंस ऐसे ही मिलता है बुक में, कुछ जगहों में मिलता है। नहीं तो अगर आप ऐसे बना दिए होंगे व्हाट से बना देंगे, व्हाट या हाउ से, तो आप तब भी आपका गलत नहीं काटा जाएगा, एग्जामिनर नंबर दे ही देगा। ऐसे कहते हैं व्हाट ए, एक नाते व्हाट के साथ ए लगता है, हाउ के साथ ए नहीं लगता, ए रहता तो व्हाट इज, व्हाट ए कर्स, व्हाट ए कर्स, ठीक है। पॉवर्टी इज, पॉवर्टी इज, रियली नहीं भी लिखेंगे, व्हाट के साथ रियली लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि व्हाट या हाउ को वेरी या ग्रेट में बदल देते हैं, यहाँ रियली करके इफेक्टिव बनाया गया है। तो व्हाट एकर्स पॉवर्टी इज अगर इस तरह से लिख दिए हैं तब भी चल जाएगा, या रियली लगा भी देंगे तब भी आप कुछ ना कुछ दो में एक नंबर तो पा ही जाएंगे। लेकिन एग्जैक्ट जो आंसर मैं बता दिए, एलास लगा दीजिए, उसके बाद जो है संबोधन का निशान यानी इंटरजेक्शन का निशान लगा दीजिए, फिर पूरा वाक्य वैसे लिख दीजिए, या व्हाट एकर्स पॉवर्टी इज लिखे हैं, उसके बाद लास्ट में तब इंटरजेक्शन का निशान लगेगा। आगे देखते हैं हम, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, किसी एक को करेक्ट करो। प्लीज नॉक एंड द डोर, तो एक क्या हम सब बता दे रहे हैं, आपको एक ही करना था, अब आप सोच लीजिए कौन सा कहीं। नाक के साथ आन नहीं लगता, हमेशा ऐट लगता है, नॉक एट में खटखटाना दरवाजे पर, पॉइंट ऑफ प्लेस बताया जाए इसलिए आन नहीं लगता, ऐट लगता। आगे है आई एम टू हैप्पी टू सी यू, तो अब यहाँ टू डबल ओ हटा के वेरी लगाना था, क्योंकि आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू, मैं आपको देखकर बहुत खुश हूँ। आप, क्योंकि नकारात्मक अर्थ देना होता तब टी डबल ओ का प्रयोग होता है, जैसे ठीक है, इट इज़ टू हार्ड, जिसको हम पसंद ना करते हो, लेकिन हम अच्छे सेंस में वेरी का प्रयोग करते हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू, एक्सीलेंट में ऐसे वाक्य दिए गए हैं। अब यहाँ अगर बेरी न लिख के कुछ लोग अगर यस ओ लिख दिए होंगे, ठीक है, तो उनका भी सही मान लिया जाएगा। सो माने भी होता है आई एम सो हैप्पी टू सी, मैं आपको देखकर बहुत खुश हूँ, क्योंकि आजकल सो का प्रयोग भी होता है, सो का प्रयोग बात पर जोर देने के लिए होता है, तो बेरी होगा करेक्ट आंसर, यस सो जो लिख दिए उनको भी नंबर मिल जाएगा। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। अब यहाँ बताया कैरियर, करियर और कैरियर, इन दोनों का क्या अर्थ होता है। करियर माने होता है, देखिए प्रोफेशनल लाइफ होता है, व्यवसायिक जीवन, और दूसरा करियर माने ढोने वाला, इसके वाक्य आपको ठीक है बता दिया जा रहा है। और पहले देख लेते हैं दोनों को, और ठीक है, और ओ ए आर और ओ आर ई, दोनों और भी देख लेते हैं। तो देखिए और जो होता है चप्पू होता है, ठीक है, और चप्पू किसका मतलब होता है, ओ ए आर, चप्पू, चप्पू या पतवार जिसको कहते हैं, ठीक है। और जो ओ, ठीक है, आर ई होता है, इस ओर माने होता है अयस्क, क्या होता है, अयस्क एक प्रकार की कच्ची धातु होती है, और इसका करियर माने जीवन होता है, अपना करियर बर्बाद कर रहे हो, प्रोफेशनल लाइफ बना, करियर माने होने वाला होता है, ठीक है। ये इसके मतलब की मीनिंग होता है, इसका सेंटेंस हम बता दे रहे हैं। देखिए कैरियर का सेंटेंस मैं बता दे रहा हूँ, करियर के ऊपर आप सेंटेंस बना सकते हो, माई सन्स कैरियर इज़ वेरी ब्राइट, मेरे पुत्र का करियर बहुत जो है ब्राइट है, मतलब उज्जवल है, ठीक है। या ही इज़ मेकिंग हिज कैरियर, ठीक है, बाय वर्किंग हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम करके अपना करियर बनाना, कोई भी सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। और सी ए डबल आर आई ई आर, इसके ऊपर भी सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। तो बता दें कि ही ब्राट 10 बॉक्सेज ऑन द कैरियर ऑफ हिज बाइसिकल, वो अपने बाइसिकल के कैरियर पर जो है, कैरियर मतलब ढोने वाला या ठीक है, उसको भी कैरियर कहते हैं, ले जाने वाला, ठीक है। तो अपनी साइकिल के कैरियर पर जो है 10 बॉक्स को जो है क्या किया, ले आया, 10 बॉक्सों को ले आया, इसको भी कह सकते हो, ठीक है, कैरियर माने ढोने वाला, ठीक। तरह से आप साइकिल के कैरियर के ऊपर भी सेंटेंस बना सकते हो, या फिर सामान ढोने वाले के हिसाब से बना सकते हो। जैसे आप ट्रक पे लिख रहा था गुड्स कैरियर, सामान वाहन, तो आप कह सकते हो कि ठीक है दिस इज गुड्स कैरियर, या सामान वाहन है, सामान वाहन है मतलब सामान ढोने वाला वाहन है, इस तरह से आप कह सकते हो। दूसरा देखिए ओ ए आर और ओ आर ई, इसको इसके ऊपर भी आप सेंटेंस आराम से बना सकते हो। उदाहरण बता दे रहे हैं कि जैसे द बोट मैन वाज रोविंग बोट विथ ओर, ऐसे कर देते हैं, बोट मैन वाज रोविंग, आर ओ डब्ल्यू आई एन जी, रोविंग मैंने होता पार करना, नाव को पार करना, रोविंग बोट बी ओ ए टी विथ ओर, मतलब नाविक जो है
चप्पू से नाव को क्या कर रहा था, पार कर रहा था पतवार को चला के। ORE अयस्क होता है। इसका मतलब कहते हैं इंडिया इंपोर्टेड आयरन ओर इन अ ग्रेट क्वांटिटी। भारत अत्यधिक मात्रा में जो है लौह अयस्क का इंपोर्टेड किया, मतलब आयात किया। ठीक है, इस तरह से कोई भी जो है सेंटेंस बना सकते हैं आपके ऊपर। चलिए अब ट्रांसलेशन देख लेते हैं। हम ट्रांसलेशन हम फटाफट इसका आंसर बोलते चले जा रहे हैं, आप लोग इसको लिख भी सकते हो। ठीक है, और देखते हैं। दो व्यक्ति साथ साथ यात्रा कर रहे थे। तो 2 men वर ट्रैवलिंग टुगेदर। रास्ते में उन्हें एक सराय में ठहरने का अवसर मिला। रास्ते में ऑन द वे उन्हें एक सराय में ठहरने का अवसर मिला, मतलब दे गॉट चांस्ड अवसर पाया या उन्हें अवसर मिला। टू स्टे इन एन इन, टू स्टे माने ठहरने का, या आप स्टेइंग भी कर सकते हो। इन एन इन माने होता है सराय, ठीक है, या धर्मशाला जिसको कहते हैं, एन लगेगी इसके पहले। उनमें से एक को सराय के दरवाजे पर रुपयों की एक थैली मिली। उनमें से एक मतलब वन ऑफ देम, सराय के दरवाजे पर रुपये की एक थैली मिली, मतलब गाट मतलब पाया या फाउंड भी कर सकते हो। ठीक है, ए थैली का अंग्रेजी आप बैग कर दिए, बैग माने थैला या थैली दोनों होता है। ठीक है, बैग ऑफ रुपीज़। ठीक है, या बैग ना लिखे हुए एक शब्द और है यस ए सी, सैक माने भी थैली होती है या कोस होता है, लेकिन यस ए सी के ना लिखना, उस सैक माने बोरा होता है, यस ए सी रहेगा। या फिर पाउच भी लिख सकते हैं, POUCH, पाउच माने भी होता है थैली। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 अंग्रेजी है। आप फिलहाल चाहे जो यूज़ कर सकते हो, फिलहाल बैग ही यूज़ कर दो, कहते हैं कि पैसे का बैग, बैग बैग में काफ़ी रुपये है तो पाउच, ठीक है, बैग कर सकते हैं। कम है तो पाउच कर सकते हैं। ठीक है, सैक भी कर सकते हैं ऐसे ऐसी, तो आपके ऊपर है, जो भी लिखे होंगे आपका सही माना जाएगा। तो वन ऑफ देम गॉट या फाउंड ए बैग ऑफ रुपीज़ एट द डोर ऑफ इन। एट द डोर ऑफ इन माने सराय के दरवाजे पर। दूसरे व्यक्ति ने कहा, सेकंड मैन सेड, या अनदर मैन सेड भी कर सकते हो, द सेकंड मैन सेड, इन रुपयों को बराबर बांट लें। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट दीज रुपीज़, ठीक है, इक्वली माने बराबर ढंग से। तब पहले व्यक्ति ने कहा, देन द फर्स्ट मैन सेड, थैली मुझे मिली है, मतलब आई हैव फाउंड द बैग, अतः इसमें तुम्हारा भाग बिल्कुल नहीं है। अतः मतलब सो कर दो, देयरफॉर कर दो, हेंस कह सकते हो, जो भी लिखे हो आपका सही होगा। हेंस या सो या देयरफॉर, इसमें तुम्हारा भाग बिल्कुल नहीं है। योर पार्ट, तुम्हारा भाग, इज़ नॉट इन इट एट ऑल। ठीक है, योर पार्ट इज़ नॉट इन इट, तुम्हारा भाग इसमें नहीं, एट ऑल माने बिल्कुल भी। इस पर दोनों, ठीक है, व्यक्तियों में झगड़ा आरंभ हो गया। इस पर मतलब एट दिस कॉमा, दोनों व्यक्तियों में झगड़ा आरंभ हो गया, मतलब दोनों व्यक्तियों में, मतलब कि बोथ ऑफ देम, वे दोनों या उन दोनों व्यक्तियों में। क्वेरल मतलब होता है झगड़ा, एरोज माने उत्पन्न हो जाना या आरंभ हो जाना, या स्टार्टेड लिख सकते हैं, क्वेरल स्टार्टेड। ठीक है, या ऐसे भी अगर लिखे होंगे कि बोथ ऑफ देम बिगैन टू क्वेरल, झगड़ा शुरू करने, या स्टार्टेड क्वेरलिंग, झगड़ा करने लगे, तब भी सही है। ठीक है, दोनों को लड़ता हुआ देखकर, सीइंग, ठीक है, लड़ता हुआ मतलब फाइटिंग कह दो, या क्वेरलिंग भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सीइंग फाइटिंग टू बोथ, दोनों को लड़ते हुए देखकर, कामा, पुलिस वहाँ आ गई, यहाँ कामा लगा देंगे पार्टिसिपल के बाद, पुलिस केम देयर, वहाँ आ गए, और थैली वाले व्यक्ति को थाने लिवा ले गए। एंड टुक माने ले गई, चेक कर सेकंड फॉर्म, टुक द मैन विथ बैग माने थैली वाले व्यक्ति, कहाँ लिवा गए, टू द पुलिस स्टेशन, थाने, पुलिस स्टेशन माने होता थाना। जब तब उस व्यक्ति ने अपने साथी से थाने चलने की प्रार्थना की। देन दैट मैन रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड कह दो या कंपेनियन कह दो, टू गो टू द पुलिस स्टेशन। ठीक है, देन दैट मैन रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड्स टू गो टू पुलिस स्टेशन। इस पर उसके मित्र ने कहा, एट दिस, इस पर हिज फ्रेंड सेड, काम करिए, हिज फ्रेंड सेड, उसके मित्र ने कहा, यदि इस थैली में मेरा भाग नहीं है तो मैं थाने क्यों जाऊँ। तो पहले इसको आप लिख सकते हो, ये इसको भी पहले लिख सकते हो, तो मैं थाने क्यों चलूँ, प्रश्नवाचक वर्ड। वाई शुड आई गो टू द पुलिस स्टेशन, मैं थाने क्यों चलूँ या मुझे थाने क्यों चलना चाहिए, इसका ये सेंस होगा। वाई शुड आई, मैं थाने क्यों चलूँ, वाई शुड आई गो टू द पुलिस स्टेशन, यदि इस थैली में मेरा भाग नहीं, इफ़ माई पार्ट इज़ नॉट इन दिस बैग, इफ़ माई पार्ट इज़ नॉट इन दिस बैग। अगर आप पहले लिख देंगे इफ़ माई पार्ट इज़ नॉट इन दिस बैग, तब कामा करके वाई शुड आई गो टू द पुलिस स्टेशन, तब भी आपका चल जाएगा, लास्ट में प्रश्नवाचक लगा देंगे। इतना कहकर वह अपने नगर को चला गया, सेइंग इट, यह कहकर या इतना कहकर,
वह अपने नगर को चला गया काम करके, ही वेंट अवे टू हिज सिटी, अपने नगर को चला गया। तो इस तरह से आप ट्रांसलेशन कर सकते हो। ट्रांसलेशन की बहुत सी वीडियो हम पहले भी बना चुके थे, आप प्रैक्टिस किए होंगे, बहुत सरल था, तो आराम से कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हैं। लिटरेचर पोर्शन है, आप इसको आई होप कर ही लिए होंगे। तो व्हाट डिड मिस्टर हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज की भाषा के बारे में, उसके महत्व के बारे में हेमल ने क्या कहा था, ठीक है, तो इसके बारे में लिखना था। खास बात यह है कि यही क्वेश्चन सेम टू सेम आपको 316 डबल ई में भी आया था, इसमें भी आया है, ठीक। और हु वाज द रेड ट्रैप सेलर, हाउ डिड ही मेक देम, रेड ट्रैप सेलर कौन था, वह कैसे उन्हें बनाता था। तो देखिए ये क्वेश्चन उसमें नहीं आया था, तो इसमें अलग है। तो इस तरह से कहीं कहीं पेपर भी लीक हुआ होगा, इस तरह से अगर कुछ क्वेश्चन फंसे होंगे तो इसमें से बच्चों को बेनिफिट मिल जाएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है, इस पर क्या निर्णय लिया जाता है। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज, तो यहाँ पहले वाले में 2 में से एक करना था, रेड ट्रैप सेलर कौन था, वह कैसे उन्हें बनाता था। तो इसके बारे में आपको सबको बताया गया, क्वेश्चन लिखा गया था, सब वही क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए गार्बेज का क्या मतलब है, ये सब व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, इसमें क्या पाते थे, कूड़ा करकट बेचने वाले के बारे में बताया गया था। गार्बेज का मतलब उनके लिए गोल्ड था, ठीक है, ये सब बताया गया था, धन था, उसमें क्या पाते थे, पैसे वगैरह भी पाते थे, ये सब क्वेश्चन आपको बताया गया। व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ, अपना जीवन बचाने के लिए पानी के अंदर डगलस ने क्या किया था, तो ये सब आपको बताया गया था, लिखवाया गया था, उसमें उनकी ट्रिक बताई गई थी, किस तरह से वो योजना बनाए थे, फिर उछाल लगाएंगे फिर ऊपर आएंगे। तो ये पहला क्वेश्चन आपको, 7वां क्वेश्चन जो है आपका लिखना था 40-40 वर्ड में, 2 क्वेश्चन करना था, दोनों में ऑप्शन दिए थे। अगला 8वां 80 वर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आपको लिखना था। तो पहला क्वेश्चन था हाउ डिड गांधी रीच चंपारण एंड व्हाट डिड ही डू, गांधी चंपारण कैसे पहुंचे थे और वहाँ क्या किए थे, तो ये सब क्वेश्चन आपको बताया गया था, वही सब आया। आगे इसमें एक और क्वेश्चन है, 2 में से एक ही करना था। तो आप डिस्क्राइब डगलस स्ट्रगल एट द पूल, व्हाट डिड ही डू टू सेव हिज लाइफ, डगलस का जो है संघर्ष बताया जा रहा है कि तालाब में क्या जो है उसका वर्णन करो, उसने कैसे जीवन को बचाने के लिए कैसे क्या किया। में 2 क्वेश्चन था, आपको एक ही करना था, चाहे जो आप कर सकते थे। 9वां क्वेश्चन देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेट केयरफुली आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आंट जेनिफर टाइगर्स, देखिए सेम टू सेम आपको डबल ई वाले सेट में भी आया था, ठीक है, इसमें भी आया है। चलिए देख लेते हैं। हाउ डू जेनिफर टाइगर्स बिहेव, जेनिफर के टाइगर कैसे व्यवहार करते थे। इसके पहले वाले में पाठ का नाम, कविता का नाम और राइटर का नाम पूछा था, कवित्री का, लेकिन इसमें थोड़ा क्वेश्चन अलग है, तो कोई बात नहीं है, उसी से रिलेटेड सब है। हाउ डू जेनिफर टाइगर्स बिहेव, जेनिफर के टाइगर कैसे बिहेव करते हैं, तो इसके बारे में आपको लिखना था। तो इसका पहला क्वेश्चन हाउ डू जेनिफर टाइगर्स बिहेव, जेनिफर के टाइगर कैसे व्यवहार करते हैं। तो आप देखिए इसको पाठ प्रश्न पढ़िए, इसी में से आपको बना के लिखना है। आन जेनिफर टाइगर्स प्रॉन्स एक्रॉस स्क्रीन, पर्दे पर एक तरफ से दूसरी ओर उछल रहे हैं, ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए पूरा पहले आंसर प्रश्न मतलब पैराग्राफ पढ़ बताई दे रहे हैं। पर्दे पर जो है दूसरे उधर प्राइड टोपाज डेंजेंस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, चमकीले पुखराज हैं, ये निवासी हैं वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, हरे भरे संसार के, यानी कि चमकीला पुखराज के टाइगर क्या है, टाइगर इनका जो है जंगल, हरा भरा संसार मतलब जंगल का निवासी हैं ये टाइगर। दे डू नॉट फियर द मैन बीनेथ द ट्री, वे पेड़ के नीचे वाले व्यक्तियों से डरते नहीं हैं। दे पेस इन स्लीक सिवलरिक सर्टेनिटी, जो बहादुरीपूर्ण निश्चितता के साथ जो है घात लगाए हुए जो है पेस में उछलते रहते हैं। तो आपका इसका आंसर जो है यहाँ से बताना है, प्रॉन्स कर रहे हैं, ठीक है, और वो जो है पेश करते हैं, उछलते रहते हैं बहादुरीपूर्ण निश्चितता से, इसी यही आपको लिख देना है। ये आंट जेनिफर टाइगर्स, ठीक है, प्रॉन्स एक्रॉस ए स्क्रीन, ठीक है, क्रॉस स्क्रीन पर जो प्रॉन्स उछल कूद कर रहे हैं, ठीक है। और आप इसको भी लिख सकते हैं, दे पेस इन स्लीक सिवलरिक सर्टेनिटी, इस दोनों बातों को आप लिख सकते हैं। वाई डू द टाइगर्स नॉट फियर मैन बीनेथ द ट्री, पेड़ के नीचे वाले व्यक्तियों से टाइगर क्यों नहीं डरते हैं। चलिए देखते हैं। और देखिए एक बात ये और भी है, पेस वाला जो है यहाँ नीचे भी एक क्वेश्चन दिया गया, हाउ डू द टाइगर्स पेस, तो ये नीचे वाला इसमें भी लिखना होगा। तो ये इसलिए आप ये दूसरी बात इसमें पहले में नहीं भी लिखेंगे तब भी चल जाएगा। तो मेन आंसर है यही है कि जो है टाइगर्स प्रॉन्स एक्रॉस ए स्क्रीन, यही मतलब उनका व्यवहार है, तो इतना भी लिख देंगे चल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, व्हाई डू टाइगर्स नॉट फियर द मैन बीनेथ द ट्री, पेड़ के नीचे रहने वाले लोगों से टाइगर्स क्यों नहीं डरते हैं, चलिए इसको बता दे रहे हैं।
आंसर आप आराम से लिख सकते हैं कि बता दीजिए कि द टाइगर्स डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, पेड़ के नीचे वाले व्यक्तियों से नहीं डरते हैं, बिकॉज कर देना क्योंकि दे वुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ दम, ठीक है, बिकॉज बता देना कि दे आर नॉट रियल, क्योंकि वे रियल नहीं है, वास्तविक नहीं है। तो जब वास्तविक हैं तब डरेंगे ना, जब नकली हैं तो उनको कोई मार नहीं पाएगा, जैसे हम वैसे ही, बिकॉज दे आर नॉट रियल कर देना, ठीक है। बस ये इसका मेन आंसर है। बताना चाहो थोड़ा सा और बता सकते हो, इफ़ दे वर रियल, यदि वह रियल होते, दे वुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द मेन, तो भी उस व्यक्तियों से नहीं डरते, बिकॉज दे, ठीक है, देमसेल्व आर फेरोसियस, क्योंकि वे स्वयं बहुत क्या होते हैं, फेरोसियस माने खूंखार होते हैं, FEROCIOUS। इस तरह से आप लिख सकते हो, बिकॉज दे आर नॉट रियल, इफ़ दे वर रियल दे वुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द मैन, बिकॉज दे देमसेल्फ आर फेरोसियस, क्योंकि वे वास्तविक नहीं, अगर वे वास्तविक होते भी तो भी वह लोगों से नहीं डरते, क्योंकि वे खूंखार खुद होते हैं। ये बातें आपको लिखना। हाउ डू द टाइगर्स पेस, टाइगर्स कैसे जो है पेस मतलब गति कर रहे हैं, उछल रहे हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। तो इसके बारे में आपको लिख देना कि द टाइगर्स पेस इन स्लीक सिवेलिक सर्टेनिटी, लास्ट वाली लाइन लिख देना। द टाइगर्स देखिए कैसे गति कर रहे हैं, तो ये लास्ट बता, पेस इन स्लीक सिवेलिक सर्टेन, यही इसका आपका आंसर है। टाइगर से यहाँ से लेना था, पेस से लेके यहाँ से जोड़ देना था, चाहे यहाँ पेस लिखने के बाद यहाँ से जोड़, बात एक ही हो। तो लास्ट का लास्ट लाइन होगा, ठीक है, पहले का पहली लाइन, ठीक है, और दूसरे का तो बता ही दिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं 10वां है सेंट्रल आइडिया लिखना, थिंग ऑफ ब्यूटी कीपिंग क्वाइट माई मदर एट 6, यही सेट डबल ई में भी आया था, ई, ठीक है, 316, दोनों सेम टू सेम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी हम बताए थे। सेंट्रल आइडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी बताए थे कि आप एक ही तैयार करना चाहते हो तो आप थिंग ऑफ ब्यूटी तैयार कर लो, क्योंकि 100% इसकी संभावना पहले से बता दी आएगी। कीपिंग क्वाइट माई मदर एट 66 तभी बताया था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माई मदर एट 66, थिंग ऑफ ब्यूटी हम बताए थे, केवल एक को तैयार कर लो, या तो 66 दो ही तैयार करना चाहो दो तैयार करो, बाकी कीपिंग क्वाइट भी तैयार कर सकते हो। तो सब आ गए हैं, अच्छी बात है, सबको आई होप तैयार भी रहा होगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स, 40 वर्ड में लिखना है। हु आज हेना, हेना कौन थी, हाउ डिड सी मीट सडाओ, सडाओ से वो कैसे मिली थी। तो ये क्वेश्चन है, तो हु आज टाइगर किंग एंड हाउ वाज ही नेम्ड, सो टाइगर किंग कौन था और उसका ऐसा नाम क्यों पड़ा। तो ठीक है, तो टाइगर को बहुत मारता था। तो ये सब बातें आपको बताया गया है, आप दो में से एक ही लिखना, आप लिख लिए होंगे, काफ़ी क्वेश्चन मैच भी कर रहे हैं डबल इस। व्हाट डिड सैम राइट इन लेटर टू चार्ली, चार्ली के लिए अपने पत्र में सैम ने क्या लिखा, तो ये भी आपको बताया गया था, आया भी है। डबल ई वाले में भी आ गया है ये, ठीक है, तो उसमें भी आया था, क्या लिखा था, तो दोनों में आपको मिल रहा है। हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका, अंटार्कटिका लेखक कैसे पहुंचा, ठीक है, तो ये सब भी आपको जो है पढ़े हैं, बताया गया है कैसे कैसे पहुंचा था वो, इसको कर लिए होंगे क्वेश्चन। अब चलिए 12वां देख लेते हैं। हाँ 80 वर्ड में लिखना है आपको, जो है एक ही क्वेश्चन करना है इसमें से, ठीक, और इसके पहले वाले में आप दोनों में ऑप्शन ही दिए थे। तो व्हाट वाज द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, व्हाट वाज इट्स एम, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम क्या था, इसका क्या उद्देश्य था, इसके बारे में लिखना है। व्हाट वाज द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल क्या था, हाउ वाज इट्स डिस्क्राइब बाय साइकियाट्रिस्ट सैम, सैम के द्वारा इसका वर्णन कैसे किया गया, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन डबल ई वाले में भी आया था कि मतलब साइकियाट्रिस्ट कौन था वो, इसके बारे में थर्ड लेवल बारे में क्या था। तो ये सब क्वेश्चन एकदम सिंपल ही हैं, आप पढ़े होंगे, पार्ट की समरी भी जानते हो तो आप आराम से लिख लिए होंगे, आई होप। तो इस तरह से आज की वीडियो में इतना ही। आगे आपको और भी प्रिपरेशन करने के लिए, आगे BA अगर आप इंग्लिश से लेना चाहते हो तो उसके लिए वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेगी, आगे फिर बनाई जाएगी। कोई भी SSC वगैरह की तैयारी करना चाहते हो तो आप तमाम सारी वीडियोज आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। आप चाहे स्कूल की या कंपटीशन की, जिस तरह की वीडियो आपको चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं, वीडियो आपको मिल जाएगी, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं बना दूँगा। तो इसलिए वीडियो को इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी आप कर दीजिए, ताकि आपके और भी स्टूडेंट्स, विद्यार्थी लोग, आपके साथी लोग समझ सकें, अपना मिला सकें कितने नंबर आए हैं, जो 11 में है वो 12 के लिए पढ़ सकें। हाई स्कूल, इंटर, BA, SSC किसी भी तैयारी करने के लिए, टेट, सुपर टेट, TGT, PGT लेवल तक की भी आप तैयारी करना चाहते हैं, कोई भी इंग्लिश से रिलेटेड, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।